नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज हमने शुरू की है, उसका जो भाग 2 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। यह आपकी मिक्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं। तो आज हम इसमें 50 बेहतरीन प्रश्नों को साइंस के कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 50 प्रश्नों के अलावा बहुत सारे एडिशनल फैक्ट भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जिससे आपकी जानकारी और बढ़ती रहेगी। तो पीईटी परीक्षा में 5 नंबर के साइंस के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसा कि आप सभी को पता है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? तो लीवर यानी कि यकृत जो होता है, यह हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला मानव शरीर का पार्ट है, अंग है। तो इसे आप याद रखिएगा। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता की कमी के कारण, यानी कि बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो मैरेस्मस। आप याद रखिएगा, मैरेस्मस नामक जो बीमारी है, मैरेस्मस नामक जो रोग है, यह बच्चों में प्रोटीन की कमी या प्रोटीन की न्यूनता के कारण उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उस विटामिन का यहाँ पे नाम पूछा गया है जो रक्त का थक्का बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन प्रमुख भूमिका निभाता है? तो विटामिन के। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, रासायनिक नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इसे आप याद रखिएगा, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मेन कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। वह तत्व जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए होती है, तो यह तत्व आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। तो आप इसे याद रखिएगा, जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, इनको प्रोटीन बनाने के लिए सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, चश्मा बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो प्रकाशीय कांच है उसको हम बोलते हैं फ्लिंट कांच। आप याद रखिएगा, फ्लिंट कांच का जो निर्माण है का जो यूज है, यह चश्मा बनाने के लिए किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना जो है किस पर निर्भर करता है? तो पिंड और द्रव्यमान के घनत्व के अंतर पर। आप याद रखिएगा, पिंड और द्रव्यमान के घनत्व के अंतर पर किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना पूरी तरह से निर्भर करता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है ब्लैक कलर का यानी कि काला दिखाई पड़ता है। वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका उपयोग जो है टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो रिमोट कंट्रोल में जो है अवरक्त विकिरण का इस्तेमाल होता है। इंफ्रारेड का जो इस्तेमाल है, अवरक्त विकिरण का जो इस्तेमाल है, वह रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल में लाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो आपका निकट दृष्टि दोष है, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका? तो उत्तल लेंस का। आप इसे याद रखिएगा, अवतल लेंस ना, यहाँ पे कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो पूरी जानकारी यहाँ पे आपके साथ साझा की गई है। इसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम निकट दृष्टि दोष की, जिसको हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले ही बन जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से प्रभावित होता है, उसकी आँख में रेटिना पर जो प्रतिबिंब है वह न बनकर रेटिना के पहले बनता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दूर दृष्टि दोष की अगर हम बात करें, इसको हम हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। आप याद देखिएगा, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है?
इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई पड़ती परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के पीछे बनता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। दो दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का जो प्रयोग है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और प्रश्न क्या, ये डेटा आप याद कर लीजिएगा। ये लिस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो कुछ खोज है और उनके खोजकर्ता आपके सामने लिखे गए हैं। जैसे किण्वन पद्धति का खोज किया गया था लुई पास्चर के द्वारा। पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन व स्वान ने। विटामिन का खोज किया था फंक ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था अल्टमैन के द्वारा। गोल्जी काय की खोज की गई थी कैमिलो गाल्जी के द्वारा। पोलियो के टीके का आविष्कार किया गया था जोनास साल्क के द्वारा। इसके बाद कुछ रासायनिक तत्व हैं जिनका उपयोग मेडिकल लाइन में होता है, इसे भी आप देख लीजिए। तो फास्फोरस 32 का जो इस्तेमाल है वह रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। फास्फोरस 32 का प्रयोग जो है रक्त कैंसर के उपचार के लिए होता है। आयोडीन 131 का इस्तेमाल थायराइड ग्रंथि के इस्तेमाल के लिए होता है। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल रक्त कैंसर के इलाज के लिए होता है। सोडियम 24 का इस्तेमाल रक्त व्यतिक्रम के लिए होता है। और आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल जो है ट्यूमर की पहचान के लिए किया जाता है। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कई बार देखने को मिल जाता है, इसी कारण से मैंने इसको यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह तत्व जो लगभग सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो इस तत्व का नाम है हाइड्रोजन। आपको सभी अम्लों में मिल जाएगा हाइड्रोजन। घड़ी में प्रयोग होने वाला जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, इसमें यह क्या होता है, तो यह जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो इसे आप याद रखिए, घड़ी में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग होता है यह मेनली सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो बॉक्साइड जो आपका है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑक्टेन संख्या का संबंध किससे है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता से संबंधित होती है ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन संख्या। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट किया गया है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक पाए जाते हैं कौन कौन से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन जो है ये सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले मुख्य पोल्यूटेंट हैं, प्रदूषक हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव में उत्पन्न दुर्गंध कौन सी होती है, तो एलपीजी सिलेंडर में जो रिसाव होता है, रिसाव के कारण जो आपको दुर्गंध महसूस होती है वो किसकी दुर्गंध होती है, तो वो होती है इथाइल मरकैप्टन की। किसकी, तो इथाइल मरकैप्टन की वह दुर्गंध होती है, जिसके कारण जो रिसाव है उसका पता चल जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्राफीन क्या होता है, तो यह कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप होता है। छोटा, बिल्कुल छोटा, एकदम नैनो प्रतिरूप होता है ग्राफीन। किसका, तो कार्बन का। उस बहुलक का आपको नाम बताना है जिसका प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने के लिए किया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट। यह एक प्रकार का बहुलक है जिसका प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति किसकी निर्मित होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। जो पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का वह भाग जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाशिरा जो होती है ना, महाशिरा में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है, इंपॉर्टेंट है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखिएगा द्विफोकल लेंस का। द्विफोकल लेंस का जो प्रयोग है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। मेनली यह जो दृष्टि दोष है वृद्धावस्था में देखने को मिलता है तथा इसके निवारण के लिए द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला आयन कौन सा है, तो कैल्शियम आयन जो है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला होता है यह आयन। वह विटामिन जो किसी सपने को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायक होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस विटामिन का नाम पूछा गया यहाँ पे जो किसी भी सपने को पर्याप्त मात्रा में मतलब पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायक होता है।
तो इस विटामिन का नाम क्या है? विटामिन B6। याद रखिएगा, विटामिन B6 जो होता है यह किसी भी सपने को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायता प्रदान करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। और इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो पायरिडॉक्सिन जो है इस विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसके पाचन को प्रभावित करता है? तो पित्ताशय में जो पत्थर हो जाता है वह वसा के पाचन को प्रभावित करता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। मानव शरीर में अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पर भंडारित होता है? तो अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है यकृत में, लीवर में। तो आप याद रखिएगा। और डीएनए में उपस्थित यौगिक जो अमीनो अम्ल बनाता है वो होता है टायरोसिन। आप याद रखिएगा, डीएनए में उपस्थित यौगिक कौन सा होता है जो अमीनो अम्ल बनाता है? तो इसका नाम है टायरोसिन। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। जांच और संबंधित अंग, यानी कि कौन कौन सी जांच किस अंग से रिलेटेड है, कई बार एग्जाम में इनसे प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो ईईजी की जो जांच है यह संबंधित होती है मस्तिष्क से। ईसीजी आपका संबंधित होता है हृदय से। ईओजी संबंधित होता है आपका आँख से। बीएमडी परीक्षण आपका होता है बोन मैरो और बोन मिनरल डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, यह आपका संबंधित होता है अस्थि से। मैमोग्राम का संबंध आपका वक्ष से होता है। ऑडियोग्राम का संबंध आपका कान से होता है। और ईएमजी का संबंध आपका मांसपेशियों से होता है। इनका फुल फॉर्म भी आपके सामने लिखा गया है, तो इनका फुल फॉर्म भी आप एक बार देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ मैंने आपको बताई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, मृग मरीचिका, एंडोस्कोप, ये किस पर आधारित होते हैं? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करते हैं, आधारित होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। ये तीनों चारों जो एग्जाम्पल आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, मृग मरीचिका जिसको मिराज के नाम से जानते हैं, एंडोस्कोप, यह किस पर कार्य करते हैं? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो आप याद रखिएगा। वह दर्पण जो वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि वाहनों में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। आप इसे याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर का, उत्तल दर्पण का। अधिकतम ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण आपका है गामा किरणें। तो आप इसे याद रखिएगा, गामा किरणों में अधिकतम ऊर्जा देखने को मिलती है। ये डेटा आप देख लीजिए, यहाँ पे पिक्चर्स से आपका क्लियर हो जाएगा चीज़। तो गामा किरणें देख पा रहे हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है शॉर्टर होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है और हाइयर एनर्जी होती है। यानी कि गामा किरणों की जो वेवलेंथ होती है कम होती है, लेकिन इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है सबसे ज़्यादा होती है और एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है। गामा किरणों के बाद एक्स किरणों का नंबर आता है। तो गामा किरणों के बाद एक्स किरणें होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और हाइयर एनर्जी होती है। इसके अलावा रेडियो जो तरंगे होती हैं इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और लोअर फ्रिक्वेंसी और लोअर एनर्जी होती है आपकी रेडियो तरंगों की। तो सबसे कम लोअर एनर्जी लोअर फ्रिक्वेंसी आपकी होती है रेडियो तरंगों की, और सबसे ज़्यादा हाइयर फ्रिक्वेंसी हाइयर एनर्जी होती है गामा किरणों की। तो इस पिक्चर को आप एक बार इत्मीनान से देख लीजिएगा। यह पिक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न चांसेस हैं कि पूछे जाएं आपसे, क्योंकि यह जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि किस किरण की किस रे की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, या किसकी सबसे कम होती है, या किसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो इसको एक बार आप इत्मीनान से देख लीजिएगा। प्रश्न अगला आपके सामने है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। तो आप इसे याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, और परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। कलर ब्लाइंडनेस, यह किस प्रकार का रोग का एग्जाम्पल है? तो कलर ब्लाइंडनेस जो आपका होता है यह आपका अनुवांशिक रोग होता है। आप इसे याद रखिएगा, वर्णांधता जिसको हम बोलते हैं, जिसको कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है, यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है जिसमें व्यक्ति लाल तथा हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, इसे जो है किसी लेंस के प्रयोग से सही नहीं किया जा सकता है। तो यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न आपके सामने है,
प्रकाश वर्ष में एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी कहलाती है एक लाइट ईयर। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो है आपकी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणे 10 के घाटे 15 के बराबर। आप याद कर लीजिएगा, 9.46 गुणे 10 के घाते 15 के बराबर होता है आपका एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा प्रकाश वर्ष जो है आपका यह डिस्टेंस यानी कि दूरी का मात्रक होता है। उस यंत्र का नाम यहाँ पे पूछा गया है जिसका प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। तो सोनार का जो प्रयोग है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल किस पर आधारित होता है? तो वॉशिंग मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है यह अपकेंद्रीय बल पर आधारित होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट किसका सूचक होती है? तो तूफानी मौसम का। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में क्या होते हैं? तो माणिक्य और नीलम जो होते हैं ये रासायनिक रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। और स्टेनलेस स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आप याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो नोबेल पुरस्कार है भौतिकी में यह दिया गया था आपका 1921 में। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव, इसी के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह गैस जो पेय जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है तो उसको बोलते हैं क्लोरीन गैस, जो है पेय जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में एक रासायनिक हथियार के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का किया गया था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस कैसे प्राप्त होती है? तो जल के अपघटन से। आप याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निकलने वाली जो ऑक्सीजन गैस होती है यह जल के अपघटन से प्राप्त होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन। तो आप इसे याद रखिएगा, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह किसको उत्पन्न करता है? तो एसिटिलीन को उत्पन्न करता है। पेट्रोल तथा डीजल की गुणवत्ता को मापा जाता है क्रमशः ऑक्टेन और सीटेन संख्या में। याद रखिएगा आप, पेट्रोल की गुणवत्ता को हम ऑक्टेन संख्या में मापते हैं और डीजल की गुणवत्ता को हम सीटेन संख्या में मापते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो सुमियो आइजीमा ने जो है कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किया था। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों का अध्ययन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। रडार से किस प्रकार की तरंगें निकलती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं रडार से। आप याद रखिएगा, रडार से जो है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। लास्ट के 5 प्रश्न आप ये चीज़ आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अध्ययन और विषय का नाम, तो पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पर्यावरण का अध्ययन आपका इकोलॉजी कहलाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन आपका जेरेंटोलॉजी कहलाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन आपका पैलियो वनस्पति कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन आपका वायरोलॉजी यानी कि वायरस विज्ञान कहलाता है। मानव जनसंख्या का अध्ययन आपका डेमोग्राफी यानी कि जनानिकी कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन आपका पेलियो बायोलॉजी कहलाता है। वंशागति का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं हम वंशागति का अध्ययन। फूलों का अध्ययन आपका कहलाता है एंथोलॉजी। मस्तिष्क की क्रियाशीलता का अध्ययन जो है फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद कीटों का जो अध्ययन है वह एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। लास्ट के 5 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं। सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? तो सेब का जो फल होता है वह लाल किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन नामक वर्णक के कारण, पिगमेंट के कारण इसका रंग लाल होता है।
फलों को पकाने में प्रयोग होने वाला रसायन कौन सा है? तो एथिलीन, कैल्शियम कार्बाइड, एथीफोन, इन रसायनों का जो प्रयोग है फलों को पकाने के लिए किया जाता है। उच्च ताप किसकी सहायता से मापा जाता है? तो उच्च ताप, हाई टेम्परेचर आपका पायरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। यकृत से निकलने वाला पित्तरस कहाँ पर जमा होता है? तो लीवर यानी कि यकृत से निकलने वाला पित्तरस आपका पित्ताशय में जमा होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान होता है 7.4। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे डेटा मैंने अपलोड किया हुआ है, कुछ भौतिक राशियाँ हैं और उनका मापक यंत्र यहाँ पे लिखा गया है। वीडियो को इत्मीनान से रोक लीजिएगा, यहीं पे रोकने के बाद इस डेटा को आप पढ़ लीजिएगा। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भौतिक राशि और उनके मापक यंत्र यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। 50 प्रश्नों को हमने सामान्य विज्ञान के यहाँ पे कंप्लीट किया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी पीईटी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।